एक श्लोक बड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहा गया है क्या? नीलोत्पदल श्यामा विजयंका जान। एक मिनट शांत हो जाइए, पेज पलट, शांत रहेगा। नीलोत्पदल श्यामा विजयंका काम जानता, विथैव दांडी ना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। ये बोलते हैं क्या? सुनिएगा, शांत रहेगा। ये बोलते हैं क्या? नीलोत्पदल श्यामा विजयंका काम जानता, है ना? नील के कमल के समान है विजयंका, है ना? नील के कमल के समान है विजयंका। और कहा जाता है श्यामा वर्ण की है। किस वर्ण की? श्यामा वर्ण की है ना? विजयंका को ना जानते हुए, है ना? विजयंकाम जानता मतलब विजयंका को ना जानते हुए व्यर्थी व्यर्थी दांडी ने कह दिया उसको क्या? सर्व शुक्ला सरस्वती। सर्व शुक्ला सरस्वती का मतलब समझते हैं? सर्व शुक्ला का अर्थ होता है कि वो है ना श्वेत रंग की है। दांडी जानते उसको क्या बोले? श्वेत रंग की सरस्वती के समान है। श्वेत रंग की सरस्वती के समान है विजयंका। ये किसने कहा था? दांडी ने कहा था। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। दांडी इसको गलत बोल दिए थे। दांडी को लगा क्या कि श्वेत रंग की है विजयंका, है ना? समझ में आ रहा है ना? लेकिन विजयंका जो है नील के कमल के समान है और श्यामा वर्ण की है। दांडी ने उसको व्यर्थ कह दिया सर्व शुक्ला सरस्वती। ये एग्जाम में कई बार आया है। किसने विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है? दांडी ने, है ना? नील के कमल के समान कौन है? विजयंका। कौन है? विजयंका, है ना? विजयंका किस रंग की है? श्यामा वर्ण की। 3 प्रश्न इस श्लोक से उठकर डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट। तो यही है जी, नीलोत्पदल श्यामा विजयंका काम जानता, है ना जी? लिखिए फटाफट, लिखिए नील के कमल के समान है। नील के शांत रहिएगा। कमल के समान कौन है? विजयंका। पीटना शुरू कर देंगे सबको। विजयंका है सर नील के कमल के समान। इतना ही नहीं, विजयंका श्यामा वर्ण की है। श्यामा वर्ण की। वर्ण का मतलब समझते हैं आप लोग? रंग, कलर, रंग। तो विजयंका किस रंग की है? श्यामा वर्ण की। लेकिन दांडी ने उसको बेकार ही कह दिया क्या? सर्व शुक्ला सरस्वती, है ना? किस श्वेत कलर की विजयंका सरस्वती के समान है। सोचिए दांडी उसको सरस्वती की उपमा दे देते, दैट मीन सोचिए वो कितना ज्ञानवान होगी, कितना ज्ञानवान होगी विजयंका, है ना? उस समय भी भाई साहब महिलाएं इतनी भाई साहब है ना, कह लीजिए साहित्य के क्षेत्र में, रचना में इतना आगे थी। तो दांडी जो है ना, बातचीत बंद। दांडी इसको क्या कहते हैं? सर्व शुक्ला सरस्वती। सर्व शुक्ला, मुंह बंद रहेगा, सरस्वती। सर्व शुक्ला सरस्वती, ठीक है? यानी कि इसका अर्थ होता है श्वेत रंग की, है ना, विद्या की देवी है। श्वेत रंग की विद्या की देवी, ऐसा कुछ है। समझ में आ रहा है ना? शुक्ला का अर्थ होता है श्वेत। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े अब।
तो यहां से जितना प्रश्न बाबू श्लोक से बन सकता था, इससे बाहर कुछ बनेगा ही नहीं, है ना। आपको ये श्लोक उठाकर दे दिया जाएगा अधिक से अधिक, समझ में रहना। चलिए आइए, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कहा जाता है तस्या काल है, इनमें कहा जाता है, आगे श्लोक के आगे पढ़ रहा हूं, तस्या काल अष्टम शतक मित्य नुमीयते। ये कहा जाता है कि अनुमान लगाया जाता है कि ये जो विजयंका जो है ना अष्टम शतक की है। शतक बोले तो शताब्दी को शतकम बोला करते हैं, अष्टम का मतलब 8 होता है, यानी कि विजयंका अनुमान लगाया जाता है कि विजयंका 8वीं शताब्दी की है। एग्जाम में कई बार आए ये प्रश्न, विजयंका का समय बताइए, 8वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 8वीं शताब्दी। तो याद रखिएगा बाबू, ये विजयंका 8वीं शताब्दी का समय, इसका 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी है किसका? विजयंका का। विजयंका का समय 8वीं शताब्दी। नेक्स्ट आगे सुनिएगा आप, कहा जाता है चालुक्य वंशस्य, सॉरी चालुक वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिका विजयवंका इति बहवो मन्यते। ये बोल रहे हैं क्या कि चालुक्य वंश का जो राजा रहे ना चंद्रादित्य, चालुक्य वंश का राजा जो रहे ना चंद्रादित्य, उसकी जो पत्नी जो थी विजय भट्टारिका। चालुक्य वंश का राजा कौन? चंद्रादित्य। चालुक्य वंश का राजा कौन? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की पत्नी कौन? विजय भट्टारिका। कौन? विजय भट्टारिका। कई लोग मानते हैं, बहुत लोग, है ना, कि चालुक्य वंश का जो राजा है चंद्रादित्य, चंद्रादित्य, हाँ, चंद्रादित्य की पत्नी जो है विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका, ये विजय भट्टारिका ही विजयंका है। ये कौन लोग मानते हैं? बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं कि विजयंका कोई नहीं है, चालुक्य वंश का जो राजा है ना चंद्रादित्य, चंद्रादित्य की पत्नी है भाई साहब कौन? विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका ही विजयंका है, विजयंका। बात समझ में आ रही है ना? सोचिए, अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है केवल कि चंद्रादित्य की जो पत्नी है विजय भट्टारिका, वही कौन है? विजयंका। तो यहां से एग्जाम में आता है प्रश्न, तो चालुक्य वंश का, शांत हो जाइए, चालुक्य वंश का राजा कौन? चालुक्य वंश का राजा कौन? चंद्रादित्य। हाँ बाबू ध्यान में रखिएगा, चालुक्य वंश का राजा कौन? चंद्रादित्य। चालुक्य वंश का राजा है चंद्रादित्य। आप लोग जैसे नहीं पढ़े थे, हिस्ट्री में बताया था ना वंश वगैरह, उस वंश के कई सारे राजा होते हैं, है ना। चलिए, चंद्रादित्य, चंद्रादित्य किस वंश का राजा है? चालुक्य वंश का। इसकी पत्नी है, पत्नी, उसका नाम जानते हो? इसकी पत्नी है मैत्रेयी। कौन है इसकी पत्नी? इसकी पत्नी का नाम है मैत्रेयी। ओ माफ कीजिएगा, विजय भट्टारिका। हो कहां सर चले जाते हैं? शांत हो जाइए, शांत। पढ़ना ही है, सबको ऐसा ही बनना है, शांत। तो चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका, चंद्रादित्य की पत्नी कौन? विजय भट्टारिका। कई लोग मानते हैं चंद्रादित्य की जो पत्नी है विजय भट्टारिका, हाँ यही है क्या? विजयंका। बाबू ये मानते हैं कि यह कौन है? विजयंका है, विजयंका है, यह विजयंका है, लेकिन रियल में साबित नहीं हुआ है अभी तक यही विजयंका है। तो विजयंका से रिलेटेड कितनी प्रश्न देख रहे हैं? 40 कवित्वों में प्रथम कल्प कौन? विजयंका। विजयंका किस वर्ण की? श्यामा वर्ण की।
किसने उसको सर्व शुक्ला सरस्वती कहा? दांडी ने। दांडी ने। नील के कमल के समान कौन है? विजयंका। श्यामा वर्ण की? विजयंका। विजयंका का समय बताइए। 8वीं शताब्दी। कितवीं शताब्दी? 8वीं शताब्दी। मुझे बताइएगा विजयंका कौन है? विजयंका कौन है? माना जाता है चालुक्य वंश का जो राजा है कौन? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की जो पत्नी है कौन? विजय भट्टारिका। यही विजय भट्टारिका को लोग मानते हैं कौन है? विजयंका। देख रहे कितनी प्रश्न बन रहा है इनसे। आगे सुनिएगा, कहते हैं किंच शिला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रांबा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुट पद्य प्रसिद्धा। सुनिए जी, कहते हैं क्या कि किंच शिला भट्टारिका है ना। किंच, यहां किंच का मतलब होता है कई। किंच का मतलब होता है यहां पर, किंच का मतलब होता है कई। उसमें कई, इसमें ऐसी लेखिकाएं हैं, संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं हैं जो दक्षिण भारत की है। किस भारत की है? दक्षिण भारत। देखिए भारत आप लोग जानते हैं ना, हमारा प्यारा भारत है ना। कुछ इस बाबू समझिए, मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं ना इस प्रकार का, ये इस प्रकार का नीचे साउथ वाला रीजन का, इसका नीचे चला गया। सुनिए, ऊपर नॉर्थ, नीचे क्या? साउथ। राइट हैंड साइड में ईस्ट, इधर क्या? वेस्ट। तो यहां से नीचे वाला जो है ना सब दक्षिण भारत कहलाता है। ऊपर उत्तर भारत, इस लाइन से इधर पूर्वी भारत, इधर पश्चिमी भारत। बस समझ में आ रहा है ना। तो देखिए ये जो इस लाइन से नीचे वाला जो भारत में जो रहने वाले लोग हैं दक्षिण भारतीय लोग कहलाते हैं। इसी दक्षिण भारत में भी कई सारी ऋषिकाएं हैं जिसका जिक्र है, और उनका ही नाम इसमें है। शिला भट्टारिका, राम भद्रांबा है ना, देव कुमारिका है ना, ये सारी दक्षिण भारत की लेखिका है। एग्जाम में कई बार आया हुआ है चुनने के लिए कि बताइए इनमें से कौन सा दक्षिण भारत की लेखिका नहीं है। चुनना होता है, समझ में आ रहा है। घुमा कर पूछेगा प्रश्न, आपको याद रहेगा तब ना आप छांट पाइएगा कि कौन सा नहीं है। सब याद करा देंगे। चलिए अब शांत, तो सुनिएगा, इसमें दक्षिण भारत की जो लेखिका है उसका जिक्र है। दक्षिण भारत की बातचीत मत करें। दक्षिण भारत की जो लेखिकाएं हैं ना, दक्षिण भारत की जो लेखिकाएं हैं ना उनमें कौन कौन है? शिला भट्टारिका, नाम जुबान पर याद रहनी चाहिए। शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा, देव कुमारिका, राम भद्रांबा। बोले सर नाम तो ऊट पटा जैसा लग रहा है सर, याद कैसे होगा? याद रखिए, जितना भी नाम ऊट पटांग लग रहा है ना, इतनी बार मुंह से सुनिएगा ना लगेगा एकदम बढ़िया नाम रखा है इसके मम्मी पापा ने, है ना। अभी स्टार्टिंग में लगेगा बाबू उटपटांग थोड़ा, मैंने पहले ही कह दिया आप लोगों को, लेकिन सबको सही बना देंगे, ठीक है ना। प्रवृत्तियों का मतलब होता है इत्यादि। प्रवृत्तियों का मतलब क्या होता है? इत्यादि। ये सब संस्कृत साहित्य की जो लेखिका रही है वो दक्षिण भारत की रही है, दक्षिण भारत की। ये सब याद रखना है, तीन तो नाम याद रखना है। शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा। बोलिए तो, शिला भट्टारिका, शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा। शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा। कितना आसान है। आगे सुनिएगा,
इसके पद जानते हैं, स्फुट रूप में देखने को मिलते हैं इसके भी पद। बोले तो बिखरे पड़े इधर उधर देखने को मिलते हैं। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट आगे सुनिएगा आप। टाइम कितना हुआ है, कितना मिनट, 17 मिनट। आगे सुनिए, आगे पलटते हैं, सुनिए तो ध्यान से, प्रयास करते हैं। मुझे बताइएगा संस्कृत साहित्य लेखिका नामक जो चैप्टर जो है आपका, है ना, इसमें किसके बारे में जिक्र किया गया है? प्रसिद्ध प्रसिद्ध लेखिकाओं के बारे में जिक्र किया गया है। हाँ पिना, जिन्होंने संस्कृत साहित्य को समृद्ध करने में बहुत ही बड़ी योगदान दिया है। हाँ पिना, और संस्कृत साहित्य की समृद्धि में क्या केवल पुरुषों का योगदान है? नहीं, जितना पुरुषों का योगदान है उतना स्त्रियों का भी योगदान है। योगदान न्यूना अधिक देखने को मिलता है, ये तो कम ये तो ज्यादा, है ना, अधिक और कम देखने को मिलता है। पुरुषों का अगर अधिक है तो महिलाओं का कम है, कम है लेकिन योगदान है। आई पिना, अब मुझे बताइएगा कि समाज रूपी गाड़ी किन से चलती है? स्त्री और पुरुष दोनों से। ये जो समाज जो चल रही है केवल पुरुषों से चलती है? नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों से चलती है। नेक्स्ट मुझे बताइएगा कि आप पढ़े हैं कि वैदिक युग में, वैदिक युग से ही स्त्रियां भी आपको पता है कि वैदिक युग से ही स्त्रियां भी तत्पर रही है, हाँ पिना, संस्कृत साहित्य की रचना में। वे तो अपना योगदान देते हुए रही है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं वैदिक युग से, तो वैदिक युग में अगर मैं वेद की बात करूं, वेद में 4 वेद है ना। 4 वेद में सबसे पुराना वेद कौन? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का जिक्र है? 24। कितना बाबू? 24। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का जिक्र है। वहीं तंत्र मंत्र वाला जो वेद है अथर्ववेद, उसमें कितनी ऋषिकाओं का जिक्र? 5। क्या पांचों का नाम याद है आपको? बोलिए। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्बरी। एक साथ एक सुर में सब बोलोगे। पहला यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्बरी। क्या सबके सब दिमाग में है ना? नेक्स्ट आगे मुझे बताइएगा, सब कुछ एकदम दिमाग में ही होना चाहिए। एक भी सिंगल भी लेखिका ऐसी नहीं होगी जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपके दिमाग में ना हो। चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते तक आपको सब कुछ पूरा चैप्टर आपके दिमाग में फिट कर देंगे। समझ में? इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। चलिए सुनिएगा आप ध्यान से। बातचीत नहीं करेंगे, जिसको बातचीत वो बाहर चले जाएं। याद यहां करना होगा तभी आप परीक्षा में लिख पाओगे। समझ में है ना? परीक्षा में आप ना डरो भाई साहब, पेपर आपसे डरे, तब आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। इस बार मैंने बोला ना कि 2 धाड़ी तलवार से वार करने वाला हूं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, प्रैक्टिस में भी आप लोगों का। समझ में आ रहा ना? चलिए आइए आप इस पर आते हैं। मुझे बताइएगा, तो अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का जिक्र है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो भी आपने उसका नाम बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट वैदिक युग के बाद आता है आपका लौकिक संस्कृत साहित्य की बात करूं। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का जिक्र है? 40। कितनी? 40। 40 आपका कवित्रियों का जिक्र है। उस 40 कवित्रियों में उनके कितने पद स्फुट रूप में देखने को मिलते हैं? 150। कितने? 150। बाबू जितनी वाक्य मैं रिपीट कर रहा हूं सब आपके एग्जाम में आ चुका है, अब वही ही आएगा। समझ में आ रहा है? वही ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो 150 पद देखने को मिलते हैं। कितनी कवित्रियों का? 40। ये किस संस्कृत साहित्य की बात कर रहा हूं? लौकिक संस्कृत साहित्य। बात समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट मुझे बताइएगा, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का जिक्र है। 40 कवित्रियों का 150 पद देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, इन 40 कवित्रियों में प्रथम कल्प कौन है? प्रथम स्थान पर किसको रखोगे? विजयंका को। किसको? विजयंका। अब मुझे बताइएगा, विजयंका किस रंग की थी? श्यामा वर्ण की। किस रंग की थी? श्यामा वर्ण की। कमल के समान किसे कहा गया है? विजयंका को। कमल के समान किसे कहा गया है? विजयंका को। मुझे बताइएगा, विजयंका श्यामा वर्ण की है। इस बात का जिक्र एक श्लोक में देखने को मिलता है। हाँ पिना, इस बात का जिक्र
एक श्लोक में देखने को मिलता है जिसमें दांडी ने उसको क्या कह दिया था, सर्व शुक्ला सरस्वती। तो विजयंका को किसने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था, दांडी ने। किसने, दांडी ने। हाँ ये फिर ना, हाँ तो आपको पता है ये बात यहां से। अच्छा नेक्स्ट, शायद हम लोग यहां तक ही पढ़े थे या और भी पढ़े थे? अच्छा और भी पढ़े थे, उनमें और जो पढ़े थे, हाँ तो सुनिएगा अब। तो चालुक्य वंश एक ना केवल आपका वैदिक साहित्य हो या फिर लौकिक संस्कृत साहित्य हो, आपका है ना इधर उधर भी अगर बात किया जाए, जिनमें अगर मैं बात करूं रामायण की बात करूं, रामायण में भी एक राजा जनक की सभा में रहने वाली एक विदुषी है, जिसका नाम बताइए आप, गार्गी। कई बार आया गार्गी। वो गार्गी कहां रहती थी, राजा जनक की सभा में। ये तो रामायण की बात हो गया। महाभारत में भी बड़ा फेमस ऋषिका का जिक्र है, जिसका नाम क्या है, सुलभा। क्या नाम है, सुलभा। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे मुझे बताइएगा, चालुक्य वंश का जो राजा है उसका नाम बताइए, जो आपकी सिलेबस में जिक्र है उसका, चंद्रादित्य। चंद्रादित्य किस वंश का राजा था, चालुक्य वंश। किस वंश का, चालुक्य वंश। सब उसमें चालू ही रहते थे, चालुक्य वंश। आए फिर ना, तो मुझे बताइएगा चंद्रादित्य किस वंश का, चालुक्य वंश। चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या था, मैत्रेयी। चंद्रादित्य का पत्नी, ऐसा तो यही, ओ सॉरी मां, याज्ञवल्क्य की पत्नी है ना, मैत्रेयी था। सही सही जा रहे हो आप। सुनिए इसको, मैं ही उसके लिए शांत हो जाइए, उसके लिए सॉरी है ना। देखिए आप इसको ऐसे याद रखिए, यज्ञ जो किया जाता है, आप लोग देखते हैं जितने भी राजा लोग यज्ञ करते थे, आप महाभारत वगैरह में भी देखे होंगे, युधिष्ठिर यज्ञ जब करने चाह रहा था तो भिन्न भिन्न राजाओं की तरफ से उसे सहायता राशि दी जाती है। एक प्रकार की मित्रता स्थापित करने के लिए यज्ञ किया जाता है। इसलिए आप मित्रता को, वर्ड को ध्यान में रखकर याद रखिएगा, यज्ञ तब किया जाएगा मैत्री स्थापित करने के लिए। ध्यान से सुनिए, ट्रिक बता रहा हूं, याद करा दूंगा, बहुत भूलते हैं बच्चे इसमें, है ना। तो याज्ञवल्क्य, यज्ञ से याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन, मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, समझ में रहना। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दिया था, आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। किसकी शिक्षा दिया था, आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। हाँ ये फिर ना। अब मुझे बताइएगा, एक और चालुक्य वंश का राजा बताया था, है ना। चालुक्य वंश का राजा कौन, चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की पत्नी कौन, विजय भट्टारिका। अब दुनिया के सब लोग मानते हैं कि चालुक्य वंश का जो राजा है कौन, चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की जो पत्नी है कौन, विजय भट्टारिका। यही विजय भट्टारिका ही क्या है, विजयंका। कौन है, विजयंका। समझ में आ रहा है ना, बहुत फेमस रही है विजयंका। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत क्या, यहां तक पढ़े थे ना सब कुछ, और भी पढ़े थे आप लोग, और कहां तक पढ़े थे जी इसमें। हाँ दक्षिण भारत की, शांत हो जाइए बाबू, दक्षिण भारत की सुनिए, सुनने से भी याद होगा, धीरे धीरे दिमाग में एकदम फिट ही कर देंगे आपको। सुनिए ध्यान से, जिसका दिमाग स्लो वर्क करता है या तेज वर्क करता है, सब एक समान हो जाते हैं यहां पर। समझ में आ रहा ना, सुनिए ध्यान से। तो दक्षिण भारत की भी कुछ लेखिकाओं का जिक्र है, उसका नाम बताइए। देव, तीन है ना, तीन बताया था ना, देव कुमारिका, शिला भट्टारिका, नेक्स्ट राम भद्रांबा। हाँ ये पे ना, फिर से बोलिए आप लोग, शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा। याद हुआ सर, आगे बढ़े अब, चले आगे बढ़ते हैं। सब कुछ दिमाग में है ना, चलिए अब आगे। सर इसमें मीठा हुआ, रफ है, किया हुआ है, अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है वर्ड। दूसरा कोई बुक लाइए तो, लाइए ना, कवर लगा दीजिए इसमें। हाँ है, फिर अल्लाह करना शुरू कर दिया ये लोग। हे भगवान, यही टाइम पर क्या बताया, इवनिंग में भी। जब पढ़ने लगते हैं हम लोग
अभी स्टार्ट हो जाता है, क्या बोले। चलिए आइए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो देखिए बाबू, ध्यान से सुनिए आप, एकदम ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा ना। एक फायदा आपको ये मिलेगा, कभी कभी होता है ना, आपको पता है कि लाइन संस्कृत का वाक्य ही आपको एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक के रूप में दे दिया जाता है। सुनिएगा ना, सुनकर भी आप ये डिक्लेयर कर पाइएगा कि यही यही ही वर्ड होगा और दूसरा कोई वर्ड हो ही नहीं सकता। चलिए सुनिए ध्यान से। तो देखिए आपको पढ़ाते हैं, सुनिएगा। विजयनगर राज्यस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्नति विदित में। ये बोलते हैं क्या, विजयनगर, आपने देखा सर, महाभारत का जिक्र कर लिया, वैदिक युग का जिक्र कर लिया, लौकिक संस्कृत साहित्य का जिक्र कर लिया सर, दक्षिण भारत का जिक्र कर लिया, भिन्न भिन्न जगह पर आपको लेखिकाओं का जिक्र देखने को मिला। देखिए एक राजा रहा है, एक साम्राज्य रहा है, जिन्होंने संस्कृत साहित्य को बाबू संरक्षण प्रदान किया, कंटेंट को संरक्षित करने का प्रयास किया। बातचीत एकदम नहीं, जिसको बातचीत करना है बाबू बाहर, बाहर एकदम, बातचीत एकदम बंद कर लो, नहीं तो हम ही बाहर कर देंगे। शांत होकर सुनो, बोले ना शांत रहने हैं, सुनिए ध्यान से। तो देखिए एक साम्राज्य रहा है ये विजयनगर का साम्राज्य। कहां का? विजयनगर का साम्राज्य। विजयनगर का साम्राज्य ऐसा साम्राज्य रहा है जो संस्कृत भाषा के संरक्षण में, संस्कृत भाषा के जो साहित्य है, चाहे कविता हो, कहानी हो, कथा वगैरह जो भी हो, उसको संरक्षण प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाया है। संस्कृत भाषा के साहित्य को संरक्षण प्रदान करने में, सुरक्षा प्रदान करने में, संरक्षण प्रदान करने में विजयनगर साम्राज्य का बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। किस साम्राज्य का? विजयनगर साम्राज्य का। अब सुनिएगा, कहा जाता है तेसा मंत पूर्ण अपि संस्कृत रचना कुशल राज्ञो अभवन। उसके अंतःपुर में, उसके अंतःपुर के राजमहल में कह लीजिए, वो जिस क्षेत्र के राजा थे उस क्षेत्र में कई सारे संस्कृत रचनाकार, संस्कृत रचना में कुशल रचनाकार हुए हैं। बड़े बेहतरीन संस्कृत भाषा के रचनाकार हुए हैं। किसके अंतःपुर में? किसके राजमहल में? विजयनगर के। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, और सुनिएगा, उनमें एक राजा का नाम बताते हैं हम, उसका नाम है कंपन राय, है ना? तो यहां से सुनिएगा, एग्जाम में प्रश्न आता है आपका। तो कहा जाता है कंपन रायस्य चतुर्दश शतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महान काव्यम स्वामिनो मधुरै विजय घटना माश्रित्य या रचयत। ये कहते हैं क्या कि देखिए, चतुर्दश शतकम का मतलब होता है, शतकम मतलब होता है सदी, है ना? चतुर्दश का मतलब होता है, सुनिएगा, इसमें कहने की बात कर रहे हैं, चतुर्दश शतकम का मतलब होता है 14वीं शताब्दी। यहां से शताब्दी भी पूछा जाता है। तो 14वीं शताब्दी में, शताब्दी तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों को कई बार जिक्र कर चुका हूं। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। 100 वर्ष को एक शताब्दी बोला करते हैं, हाँ पिना। अब सुनिएगा आप, तो 14वीं शताब्दी की बात किया जा रहा है। 14वीं शताब्दी का मतलब आप समझ लीजिए कि 1301 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक, 1301 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक आपका 14वीं शताब्दी होता है। तो इसी कालखंड में एक विजयनगर में एक राजा हुआ करता था बाबू, जिसका नाम था कंपन राय। क्या नाम था? कंपन राय। कंपन राय की पत्नी थी गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी कौन? गंगा देवी। और गंगा देवी ने एक रचना लिखा था जिसका नाम था मधुरा विजयम। मधुरा विजयम है बाबू। कंपन राय की पत्नी कौन? गंगा देवी। सब याद करा देंगे, है ना? गंगा देवी ने मधुरा विजयम
नामक एक, बोल सकते हैं, ग्रंथ लिखा था, संस्कृत में रचना लिखा था। ये मधुरा विजयम जो था वो क्या था, इस बात को आप जानिए। देखिए, गंगा देवी जो थी, इसके पति कौन? कंपन राय। कंपन राय जो विजय प्राप्त किया था, जितनी भी जगह उन्होंने विजय प्राप्त किया, उसकी विजय घटना इतनी रोचक थी, उससे प्रभावित होकर, अपने पति से प्रभावित होकर, गंगा देवी अपने पति से प्रभावित होकर उन्होंने एक रचना लिख दिया जिसका नाम क्या था? मधुरा विजयम। क्या नाम था? मधुरा विजय। बात समझ में आ रहा है ना? आपसे प्रश्न देखिए कितनी घुमा कर पूछ सकता है। ध्यान से सुनिए, जितनी एग्जाम में नहीं घुमाएगा उतना घुमा घुमा कर आपको याद करा देंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिए, गंगा ऐसे, गंगा में लहर उठती है ना, गंगा कंपन करती है ना, ऐसे याद रखिए, वो रखियो, गंगा कंपन करती है, कंपन से याद रखोगे, है ना। गंगा देवी के भाई साहब पति कौन? कंपन राय। बोले तो कंपन राय के पति, कंपन राय की पत्नी कौन? गंगा देवी। उल्टा भी याद रख सकते हो, है ना। कंपन कौन करते हैं सर? गंगा। तो कंपन राय की पत्नी गंगा देवी, कंपन राय की पत्नी गंगा देवी। गंगा माता हमारी इतनी शुद्ध होती है, इतनी मधुर होती है कि ना लोग पंचतंत्र में विलीन हो जाते हैं। हाँ, ये पे ना सनातन धर्म में पंचतंत्र में विलीन हो जाते हैं। दाह संस्कार वहां पर किया जाता है, आप सबको पता है। वो पिंडदान वगैरह भी होता है, गंगा में ही विसर्जित कर दिया जाता है, पंचतंत्र में विलीन हो जाता है। इतनी मधुर होती है। तो याद रखिएगा, गंगा मधुर होती है, इससे याद रखिएगा कि मधुरा विजयम, याद रहेगा मधुरा विजयम। मधुरा विजयम किसकी रचना है? गंगा देवी की। और गंगा देवी ने किसको ध्यान में रखकर यह लिखा था? अपने पति कंपन राय की विजय घटना जो था, जो उन्होंने युद्ध लड़ा, विजय प्राप्त किया, विजय घटना से प्रभावित होकर, उस विजय घटना से प्रभावित होकर उन्होंने क्या लिख दिया था? मधुरा विजय। इतनी मधुर तरीके से वो विजय प्राप्त करते थे कि उसकी विजय घटना से प्रभावित होकर गंगा देवी ने क्या लिख दिया? मधुरा विजय। तो बताइए, कंपन राय की पत्नी कौन? गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी गंगा देवी। गंगा देवी ने कौन सी रचना लिखा था? मधुरा विजय। मधुरा विजय। उसके पति इतने मधुर तरीके से विजय ही प्राप्त किए थे, है ना जी। अच्छा, क्या यहां तक में कोई दिक्कत किसी को? कंपन राय की शताब्दी बताइए, एग्जाम में कई बार है, 14वीं शताब्दी। अच्छा, कंपन राय की शताब्दी पूछेगा 14वीं शताब्दी, गंगा देवी का पूछेगा तो भाई साहब उसी शताब्दी में ना भाई साहब शादी विवाह करेंगे, ऐसा थोड़ी है ना। कंपन राय 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में भूत बढ़कर आएगी गंगा देवी विवाह करने के लिए, ऐसा थोड़ी होगा। उसका भी समय तो वही होगा ना जी, जो भाई साहब कंपन राय का समय है वही ना गंगा देवी का समय होगा। आए पिना, तो आपसे गंगा देवी का समय पूछे या कंपन राय का समय पूछे, आप क्या बोलिएगा? 14वीं शताब्दी। और कुछ घुमा ही नहीं सकता, रहेगा पूछने के लिए तब ना पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट, आगे बताइए। नेक्स्ट सुनिएगा, कहा जाता है तत्र लंकारानाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते। ये कहते हैं क्या, उसमें ये जो आप मधुरा विजयम जो देखते हैं बाबू, इस मधुरा विजयम में जो गंगा देवी लिखी है ना यार, उसमें अलंकार का इतना सुंदर प्रयोग की है वो गंगा देवी कि मत पूछिए। अलंकार आप लोग समझते हैं क्या होता है? इसको आसान भाषा में समझाते हैं। अपने घर की महिलाएं जो होती है, सजती संवरती है, जेवर वगैरह जो होती है यूज करती है, ये सजना संवरना जो होता है, जेवर वगैरह, हाँ वो सारी चीजें आप कह लीजिए उसी में आ जाता है। तो सजना संवरना, ये जो चीजें जो होती है, सजने संवरने वाली जो चीजें होती है, ये तो सजने संवरने वाली चीजों को है ना आप कह लीजिए। अच्छा, सजने वाला आइटम्स को, सजाने वाला आइटम्स को डेकोरेटिव आइटम्स भी बोल सकते हैं। आप लोग देखते हैं कि शादी विवाह में भी चीजों को सजाया जाता है, पंडाल वगैरह। सुनिए, आप लोग को बुरा लगा है ना? नहीं लगा ना? ठीक है, बुरा लगा तो सॉरी, है ना। चलिए सुनिएगा, तो सुनिएगा, तो जितनी भी सजावट वाली चीजें हैं, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह है, आप लोग जानते हैं चीजों को सजाने के लिए यूज करते हैं ना। वैसे ही बाबू कविताएं, कहानियां, है ना, जनरली मुख्य रूप से कविताएं, दोहा वगैरह, जिस वर्ड से सजाया जाता है ना, जिस वर्ड से सजाया जाता है ना, उसी वर्ड को, सजाने वाला वर्ड को अलंकार बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? अलंकार। अलंकार बाबू तीन तरह का होता है। पहला होता है आप शब्द में अगर सजावट कर रहे हो तो शब्द अलंकार कहलाता है ना। शब्द अलंकार भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप उसको हटा देते हैं, आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा। सुनिए आप ध्यान से। तो एक शब्द अलंकार होता है, शब्द में अगर अलंकार का प्रयोग किए तो शब्द अलंकार, शब्द में अगर सजावट कर दिया तो शब्द अलंकार। अगर उसके सुनिए बात, अगर आप उसके अर्थ में अगर सजावट करोगे तो अर्थालंकार, अर्थालंकार कहलाता है। अर्थ में सजावट करोगे तो अर्थालंकार। अगर शब्द और अर्थ दोनों में सजावट करोगे तो उभयालंकार कहलाता है। कौन सा अलंकार? उभयालंकार। तो अलंकार कितने प्रकार के? तीन, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। बात समझ में आ रही है? और ये जो गंगा देवी जो थी, जो मधुराभिजयम लिखी थी, मधुराभिजयम, उनमें अलंकार का इतना सुंदर प्रयोग की थी कि मत पूछिए। अलंकार के सुंदर प्रयोग से भाई साहब मधुराभिजयम बहुत ही फेमस हो गया था। अब बड़ा आनंदमय लगता था, बहुत ही आनंदमय लगता था। आप लोग देखते, देखिए अलंकार को थोड़ा आपको ऐसे बता देते हैं। आप लोग देखते हैं ना, कोई चीज आप लोग पढ़ते कविता वगैरह, एक लय निकल कर आता है, एक रिदम बनकर आ जाता है, लाइन बार बार रिपीट होता है, एक ही लाइन बार बार रिपीट होता है। समझ में आ रहा है ना बाबू? वो सजावट करना है कविताओं में, एक सजावट करना है, रिदम पैदा करना है। उसी प्रकार की चीजें शब्द में, अर्थ में अलंकार सजावट किया जाता है, उसी को अलंकार बोला करते हैं। बात पचड़ी है ना आप सबको? तो वही काम की थी कौन? गंगा देवी। किसमें? मधुराभिजयम। कोई दिक्कत? तो किसमें? अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है, मधुराभिजयम। आगे बढ़े आप। अब सुनिएगा आप लोग, इतना ही नहीं, उन्हीं के राज में, विजयनगर साम्राज्य में, और सुनिए आप, बोले सुनिए ना, तस्मिन्ने राज्य सोडप शतके, उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में 200 साल और आगे आ जाइए, 200 वर्ष और आगे आ जाइए। 16वीं शताब्दी में जो भी बच्चा ध्यान से सुन रहा है ना, एक भी प्रश्न उसका एग्जाम में छूटेगा नहीं, इसकी पूरी गारंटी। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। बोले क्या कि 16वीं शताब्दी में बाबू उसी विजयनगर साम्राज्य में भी, उसी विजयनगर साम्राज्य में ही तमन्नी में राज्य, मतलब उसी राज्य में 16 शतकम में, बोले तो 16वीं शताब्दी में शासन कर रहे थे। शासनम कुर्वता अच्युत आरस्य राज्ञी तिरुमलांबा वरदांबिका परिणय नामकम प्रौढ़म चंपू काव्य मर रचयत। समझाते हैं आपको। देखिए 16वीं शताब्दी में ही उसी विजयनगर साम्राज्य में ही, 16वीं शताब्दी में ही उसी विजयनगर साम्राज्य में ही अच्युत राय नाम का एक राजा हुआ करता था। अच्युत नाम से परिचित हो आप लोग? अच्युत राय, अच्युत राय नाम का राजा हुआ करता था। किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी। बाबू शताब्दी एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, 16वीं शताब्दी। हाँ पिना, मुझे बताइए, इससे पहले जो पढ़े थे 14वीं शताब्दी था। हाँ पिना, ये कंपन राय का समय था, 14वीं शताब्दी। ये आप 16वीं शताब्दी पढ़ रहे हो। ये 16वीं शताब्दी किसका समय है? अच्युत राय। देखिए अच्युत राय की पत्नी थी तिरुमलांबा। कौन थी? तिरुमलांबा। अच्युत राय की पत्नी है, अच्युत राय की पत्नी कौन? तिरुमलांबा। ये जो तिरुमलांबा जो थी, तिरुमलांबा जो थी, वो जानते हैं एक रचना लिखी थी, वरदांबिका परिणय। वरदांबिका परिणय नामक बहुत बड़ा सा, कह लीजिए चंपू काव्य उन्होंने लिखी थी। कौन सा काव्य? चंपू काव्य। वरदांबिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचयिता कौन है? तिरुमलांबा। बाबू ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वरदांबिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचयिता कौन? तिरुमलांबा। तिरुमलांबा के पति कौन? अच्युत राय। तिरुमलांबा के पति कौन? अच्युत राय। अच्युत राय की पत्नी? अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा ने
किस प्रकार का चंपू काव्य की रचना किया था? वरदाम्बिका, वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका परिणय। बात समझ में आ रही है ना? देखिए, जिसके पास बुक है बुक पर ध्यान दीजिए, बाकी बच्चे केवल इधर ध्यान दीजिए ना, सब याद करा देंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो तिरुमलांबा ने प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना किया था, बहुत बड़ा चंपू काव्य की रचना किया था, जिसका नाम था वरदाम्बिका परिणय। और कहते हैं तत्र संस्कृत गद्य से छटा समस्त पद्यावल्य ललित पद विन्यासे चौतीव शोभते। ये बोले तिरुमलांबा ने जो वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की थी, उस वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य में वो ऐसा संस्कृत गद्य की छटा उसमें लेकर आई थी, ऐसा समस्त पद को पिरो कर लिखी थी, जिसकी ना शोभा एक्सट्रीम लेवल की थी, एक्सट्रीम लेवल की थी। समझ में आ रहा है ना? एकदम गद्य की, संस्कृत गद्य की छटा एकदम अनुपम, अनोखा, बड़ा ही सुंदर संस्कृत गद्य की छटा उसमें देखने को मिली थी। इतना ही नहीं, वरदाम्बिका परिणय में बातचीत नहीं, वरदाम्बिका परिणय में केवल यह गद्य की छटा, यह समस्त पद जैसी चीजें नहीं है ना, पद विन्यास जैसी चीजें नहीं, अपितु और सुनिए, संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। ये बोलने क्या, सुनिए, संस्कृत साहित्य का बाबू सबसे दीर्घतम पद, सबसे दीर्घतम पद, समस्त पद उसी में देखने को मिलता है। आप कभी भी वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य को उठाइएगा ना, संस्कृत का बड़ा बड़ा कह लीजिए कि पद, वर्ड आपको वरदाम्बिका परिणय में ही दिखेगा। कई सारे वर्ड को जोड़कर बड़ी बड़ी वर्ड बनाने की काबिलियत थी उसमें, किसमें? तिरुमलांबा में, जिन्होंने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की थी। आपसे प्रश्न बाबू ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए, संस्कृत साहित्य का दीर्घतम पद, बड़ा से बड़ा पद किसमें देखने को मिलता है? वरदाम्बिका परिणय, तिरुमलांबा में देखने को मिलता है, वरदाम्बिका परिणय में देखने को मिलता है। तिरुमलांबा तो उसकी रचनाकार थी ना जी। महाराज ठहरिए, आप लोग सब कचरा करेंगे ये लोग, है ना? चले लिखिए इस पैरा को, पहले जितना पढ़े ना इसको पूरा लिखते हैं इसको, ठीक है ना? लिखते चलिए फटाफट। संस्कृत साहित्य के संरक्षण, बाबू एक एक वर्ड से ऑब्जेक्टिव पक्का आएगा यहां से। फिर बातचीत कर रहा है, अल्लाह क्यों कर रहे हो? संस्कृत साहित्य की रचना में, फटाफट लिखते चले, संस्कृत साहित्य की संरक्षण में लिखता हूं। संरक्षण में किसका योगदान देखने को मिलता है? किसका? विजयनगर साम्राज्य का। फिर देखिए, करेगा बदमाशी। संस्कृत साहित्य के संरक्षण में विजयनगर जो साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य जो है, इसका बहुत तगड़ा योगदान रहा है। विजयनगर साम्राज्य का संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान है बाबू, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। अब विजयनगर साम्राज्य में ही आपको बता दें कि उसमें कई सारे संस्कृत साहित्य के कुशल रचनाकार हुए हैं, संस्कृत साहित्य के कुशल रचनाकार हुए हैं। उनमें 14वीं शताब्दी में कंपन राय, देखिए कंपन राय का समय कौन? एक बात मुझे बताइए, विजयंका का समय क्या था? 8वीं शताब्दी, कई बार आया। कंपन राय का 14वीं शताब्दी। नेक्स्ट मुझे बताइएगा, उसके बाद आपने पढ़ा था तिरुमलांबा की बात किया जाए या अच्युत राय की बात किया जाए, 16वीं शताब्दी। सब शताब्दी दिमाग में फिट कर देंगे, सुनिए ध्यान से आप।
हे महाराज, चलिए आगे ध्यान दें आप लोग। और इधर कंपन राय की बात किया जाए, इसका समय शताब्दी था किसका? फिर हल्ला कौन कर रहा है? पीटना शुरू। जो है इसकी पत्नी की बात किया जाए, हाँ, कंपन राय की पत्नी थी गंगा देवी। गंगा देवी, ठीक है। चलिए, और आपको पता है कंपन राय की जो पत्नी है गंगा देवी, इन्होंने जो रचना लिखी थी मधुरा विजय, मधुरा विजयम। ये मधुरा विजयम जो था, ये किसके ऊपर लिखी थी? अपने पति, बोले तो कंपन राय के ऊपर, अपने, हाँ, अपने पति, ठीक है, अपने पति पर इन्होंने क्या रचना जो लिखा वो क्या था? मधुरा विजय। ये आपका इसमें से क्या क्या प्रश्न पूछेगा? यही प्रश्न पूछेगा, शताब्दी पूछेगा बाबू, उसकी पत्नी का नाम क्या था, अच्छा उन्होंने क्या रचना किया, ये किस पर आधारित है, ये बस फटाफट लिखते चलें, जितना लिखोगे ब्रेन में उतना आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे सुनिएगा। इसी में अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है, यह भी याद रखिएगा। मधुरा विजय में अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया। सुंदर अलंकारों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे सुनिएगा। इसमें इसी राज में 16वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में सर? 16वीं शताब्दी में। तो 16वीं शताब्दी में फिर एक राजा होते हैं इसमें, जिसका नाम क्या है? अच्युत राय। हाँ, अच्युत राय। ये य है आपका, ये आधा च है, अच्युत राय, ठीक है। ये अच्युत राय की पत्नी कौन? तिरुमलांबा, बहुत अच्छे बाबू। इसकी पत्नी तिरुमलांबा। पढ़ते चलिए आप लोग, लिखते चलिए फटाफट। इसकी पत्नी हो गई तिरुमलांबा। इस तिरुमलांबा ने किसकी रचना किया था? वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य। कई बार एग्जाम में आया ये। वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना किया। देखिए तो कितना मिनट हुआ है? 40 मिनट हुआ तो बोलिएगा। अरे सुन, 40 हुआ तो बोल दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। सुनिए, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की क्या किया था? रचना, ठीक है।
अच्छा, ये प्रौढ़ चंपू काव्य था। प्रौढ़ बोले तो व्यापक, बड़ा, बहुत ही बोले तो व्यापक था ये ना। हाँ, ये याद रखिएगा, प्रौढ़ था। ए महाराज, कुछ ज्यादा भरा गया, नहीं समझे? कल भी भर दिए थे, और अब शांत हो जाए। ये प्रौढ़ चंपू काव्य था। प्रौढ़, प्रौढ़ का मतलब व्यापक होता है, ठीक है। अच्छा, और आप यहां पर ये जानिए, संस्कृत का, इसमें संस्कृत गद्य की छठा पद विन्यास बहुत ही बेहतरीन यूज किया गया। संस्कृत गद्य की, फिर बातचीत कर रहा है, संस्कृत गद्य की छठा, और जिसका लिखा हुआ नहीं होगा ना भी बताते हैं उसको, संस्कृत गद्य की छठा और पद विन्यास, पद विन्यास का सुंदर प्रयोग हुआ है यहां पर। सुंदर प्रयोग हुआ है। 10:30 बजे सुनिए ध्यान से। तो संस्कृत गद्य की छठा और पद विन्यास का सुंदर प्रयोग हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। इनमें दीर्घतम, संस्कृत का सबसे दीर्घतम बड़ा बड़ा वर्ड इसी में यूज किया गया। इसी में एक ही है आपका, है ना, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य, जिसमें संस्कृत का सबसे दीर्घतम पद पूरे सिलेबस में एक ही है जिसमें यूज किया गया। बात समझ में आ रही है ना? अब वो यूज करने वाली कौन थी? तिरुमलांबा। बात समझ में आ रही है ना? तो आप यहां से बाबू प्रश्न ये भी बनता है, एकदम शांत, संस्कृत साहित्य का दीर्घतम पद, केवल मैं दीर्घतम पद ही लिख देता हूं, आप समझ में आ जाएगा आपको। इतना कितना मैं लिखूं, दीर्घतम पद इसी में देखने को मिलता है। याद रहेगा ना? एकदम की पॉइंट्स बनाते हुए याद रखेंगे सारी चीजों को। तो यहां से ये 16वीं शताब्दी में अच्युत राय का समय सर, 16वीं शताब्दी, हाँ, उसकी पत्नी हो गई तिरुमलांबा। तिरुमलांबा ने सर रचना लिखी थी कौन? वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य। ओ सॉरी, ये प्रौढ़ चंपू काव्य था, बड़ा चंपू काव्य था, और संस्कृत गद्य की छठा और पद विन्यास का सुंदर प्रयोग हुआ है इसमें, ठीक है साहब। अच्छा, और संस्कृत साहित्य का कह लीजिए दीर्घतम पद किसमें देखने को मिलता है? वरदाम्बिका परिणय। ये भी एग्जाम में आ चुका है, दीर्घतम पद को लेकर सबसे बड़ा पद, ठीक है। और सुनिएगा आप लोग, बाबू सुनते चलिएगा। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव, लास्ट पैरा है इस चैप्टर का, आपका लास्ट पैरा है, सुनते चलिएगा। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव, जिसमें ईस्वी उसका दिया गया है, काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव, जिसका ईस्वी दिया हुआ है। ईस्वी में जो दिया है ना, देखिए इसका जन्म दिया हुआ 1890 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। अब मृत्यु इसकी हो गई थी 1953 ईस्वी में, है ना, किसकी? पंडिता क्षमाराव की। ये आधुनिक काल की बाबू फेमस, सबसे फेमस लेखिका रही है पंडिता क्षमाराव। आगे पढ़ने तो दीजिए। तो आधुनिक काल की एक लेखिका रही है जिसका नाम है पंडिता क्षमाराव, जिसका जन्म होता है 1890 ईस्वी में, मृत्यु 1953 में हो जाती है। यह आधुनिक काल की बड़ी फेमस रही है। इसके फेमस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गांधी जी से भी मिली है। गांधी जी से दर्शन कर, गांधी जी के दर्शन कर
ये और कुछ रचनाएं लिख डाली है, उसको भी हम लोगों को याद करना है, एग्जाम में आता है और सब आपके दिमाग में फिट कर देंगे। ध्यान से केवल सुनते चलिएगा। अब सुनिए, फिर देखिए, कहा जाता है आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव, आधुनिक काल की संस्कृत साहित्य की लेखिका पंडिता क्षमाराव, हाँ, नाम ध्येया विदुषी अति प्रसिद्ध, नाम की जो विदुषी जो थी वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। तो पंडिता क्षमाराव किस काल की थी लेखिका? आधुनिक काल की। इस बात को आप यहां पर लिखते चलिए। पंडिता क्षमाराव किस काल की विदुषी है? बाबू याद रखिए, आधुनिक काल की है। एकदम फटाफट लिखिए, आधुनिक काल की बहुत ही फेमस रही है ये, एकदम आधुनिक काल की एकदम प्रसिद्ध है भाई साहब, ये प्रसिद्ध सब बताएंगे आपको, है ना? समझ में आ रहा है? देखिए, पहले आपने पढ़ा इसमें वैदिक युग, वैदिक युग, उसके बाद लौकिक संस्कृत साहित्य वाला युग पढ़े वैदिक युग के बाद, उसके बाद जो आता है आपका आधुनिक काल आता है। समझ में आ रहा है ना? आधुनिक काल के बाद आपका जो काल आएगा वर्तमान काल, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? सिलसिलेवार तरीके से तो पढ़ाने दीजिए, उसके बाद सब आपको एक बार में समेट कर बता देंगे, ठीक है? सुनिएगा तब। तो आधुनिक काल में आपका संस्कृत साहित्य की जो लेखिका थी पंडिता क्षमाराव, बहुत फेमस थी। सुनिए उन्होंने किया क्या था, सुनिए। तया स्वपितु का मतलब अपने पिता पर, है ना? उन्होंने तया का मतलब उन्होंने अपने पिता पर शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। ये बोलने हैं क्या? ये जो पंडिता क्षमाराव जो है वो अपने पिता जो है, उसके पिता पंडित शंकर पांडुरंग उसके ऊपर ही, अपने पिता के ऊपर उन्होंने क्या, शंकर चरितम नामक रचना लिख डाली। अपने पिता के चरित्र से प्रभावित होकर, उसके पिता का चरित्र भी इतना सुंदर था, है ना? अपने पिता के चरित्र से प्रभावित होकर पंडिता क्षमाराव ने शंकर चरितम नामक रचना लिख डाली। ये एग्जाम में कई बार आया आपके। पंडिता क्षमाराव ने कौन सी रचना लिखी थी? तो शंकर चरितम। इसके पिता कौन थे, पहले इसकी बात कर लेते हैं सर। पिता कौन थे? पंडित शंकर पांडुरंग, ठीक है ना? कौन थे बाबू? पंडित शंकर पांडुरंग। पंडित शंकर पांडुरंग इसके बाबू पिताजी थे, और इसके चरित्र को ही ध्यान में रखकर इन्होंने पंडिता क्षमाराव ने रचना जो लिखी है, वो कौन सी रचना लिखी है? शंकर चरितम। हाँ इपिना, चलिए शंकर, ओ यार, शंकर चरितम, शंकर चरितम नामक रचना लिखी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट ध्यान में रखिएगा एक बात, ये अपने पिता के ऊपर लिखी है, उसके चरित्र पर, अपने पिता के चरित्र से इतनी प्रभावित हो गई है, ठीक है साहब? अच्छा, अब किसी की चरित्र उतनी बेहतर होगी तभी तो उसका भाई साहब बुक में देखने को मिल रहा है, उसकी रचना लिख रहे हैं भाई साहब, है ना? चलिए आगे सुनिएगा। इतना ही नहीं, ये पंडिता क्षमाराव इतनी फेमस थी, सुन लीजिए, ये गांधी जी से मिली थी, ये, और गांधी दर्शन से प्रभावित भी हुई थी। जब गांधी जी से जब ये मिली तो इसकी रचनाओं में चेंजेस देखिए किस किस प्रकार का होने लगा, सुनिएगा। गांधी दर्शन प्रभाविता
सा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती प्रणीतवती। सुनिए, ये बोलते हैं क्या, पंडिता क्षमा राव जब गांधी जी से मिली, गांधी दर्शन से जब ये प्रभावित हुई, गांधी दर्शन से जब ये प्रभावित हुई तो कई सारी रचनाएं लिखी, कई सारी। उनमें से 5 रचनाओं का जिक्र है आपका। उनमें पहला आपका सत्याग्रह गीता है ना, मीरा लहरी है ना, नेक्स्ट उसके बाद है कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, नेक्स्ट उसके बाद आपका है ग्राम ज्योति। ग्राम ज्योति, ये सब के सब आपके दिमाग में बाबू फिट होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? आपसे प्रश्न शॉर्ट टाइम में भी पूछेगा है ना, ऑब्जेक्टिव भी बनाता है, सब कुछ दिमाग में फिट होना चाहिए। तो सुनिएगा, पंडिता क्षमा राव जो थी, हाँ सर, ये गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर कुछ रचनाएं लिखी। अब वो जो रचनाएं जो है वो कुछ इस प्रकार से है। इनमें पहला आपका सत्याग्रह गीता है, सब के सब आपके दिमाग में फिट कर देंगे। सत्याग्रह गीता। दूसरा है बाबू मीरा लहरी, मीरा लहरी। तीसरा आपका कथा मुक्तावली। ध्यान से सुनते चलिए, सुनते सुनते भी याद होता है। कान से भी याद कीजिए, आंख से भी याद कीजिए, दिमाग से भी याद कीजिए, कभी नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है ना? एकदम। कथा मुक्तावली, एकदम कथा मुक्तावली हो गया। नेक्स्ट आपका विचित्र परिषद यात्रा, विचित्र परिषद यात्रा, विचित्र परिषद यात्रा हो गया। नेक्स्ट आपका कौन, ग्राम ज्योति, ग्राम ज्योति। बात समझ में आ रही है? तो ये रचनाएं थे। एक बार बोलिएगा, सत्याग्रह गीता, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, विचित्र परिषद यात्रा, विचित्र परिषद यात्रा। नेक्स्ट क्या, ग्राम ज्योति। पहला कौन, सत्याग्रह गीता, उसके बाद मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति। हो गया याद? वाह। चलिए नेक्स्ट आगे सुनिएगा। ये सारे अनेक आप जो देख रहे गद्य उन्होंने लिखी, ठीक है, किससे प्रभावित होकर, गांधी दर्शन से। क्या शंकर चरितम वो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर लिखी थी? नहीं। किससे प्रभावित होकर, अपने पिता से प्रभावित होकर, है ना, अपने पिता के चरित्र से प्रभावित होकर उन्होंने क्या लिखा था, शंकर चरितम। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आगे सुनिएगा। ये बोल रहे हैं क्या, वर्तमान काले, अब आधुनिक काल से अब आ जाइए वर्तमान काल में। तो वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रीसु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रवृत्त्यो अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पूर्यन्ति। ये बोल रहे हैं क्या, वर्तमान समय में, वर्तमान काल में अभी कुछ लेखिकाएं हैं जो है ना संस्कृत की, संस्कृत साहित्य की जो भी ये संस्कृत साहित्य की जो भी खजाना है उसको पूरा कर रही है। उनमें कौन कौन सी है? वो कवित्री है पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये किस काल की है? वर्तमान काल की। बोलिए कितनी चीजें याद करने वाली है। मैंने बोला ना कि संस्कृत का सबसे, कह लीजिए बच्चों के लिए, टीचर के लिए सबसे टिपिकल चैप्टर यही है। आपको इतना आसान बना देंगे कि आपको खुद भी एहसास नहीं होगा, सर इतना भी आसान था याद करना। कभी सोचे भी नहीं थे कि इतना अच्छी तरह से सब कुछ याद हो जाएगा। आपको याद करा कर छोड़ेंगे।
सुनिए वर्तमान काल वाला लिखते हैं। सुनिए बाबू, वर्तमान काल लिखते चलें आप लोग। देखिए वर्तमान काल की जो लेखिका रही है उसमें कौन कौन है? पुष्पा दीक्षित, पुष्पा दीक्षित, हाँ पुष्पा दीक्षित हो गया। वनमाला भवालकर, वनमाला भवालकर। नेक्स्ट मिथिलेश कुमारी मिश्र। आपको ये मत बोलिएगा सर हमारे शिक्षा मंत्री को जो, छोड़िए, आप लोगों को नहीं पता है मिथिलेश तिवारी है ना जी? हाँ पढ़ ले, मिथिलेश कुमारी, हाँ मिश्र, वही वो शिक्षा मंत्री है ना। ये वर्तमान काल की कोई कुछ कहना? मिथिलेश, क्या लिखा हूं मैं? मिथिलेश है, ये लीजिए जी मिथिलेश है, मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये किस काल की है सब? वर्तमान काल। तो देख रहे हैं कितनी संस्कृत साहित्य में लेखिका है ना? कितना समय, मुझे बताइएगा शांत, संस्कृत साहित्य के संरक्षण में कहां के राजाओं का योगदान रहा है? विजयनगर का। कहां का? विजयनगर। सबको बोलना है, मुंह खोल कर बोलना है। मुझे बताइएगा ये कंपन राय का समय क्या था? 14वीं शताब्दी। कंपन राय का समय 14वीं शताब्दी। कंपन राय की पत्नी कौन? गंगा देवी। गंगा कंपन करती है, इससे याद रखेंगे कंपन राय की पत्नी गंगा देवी। बाबू गंगा देवी, गंगा बहुत ही मधुर होती है, मधुर से याद रखेंगे गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक बोले तो रचना लिखी थी। उसके पति जो थे कौन? कंपन राय। इतने मधुर तरीके से जो उन्होंने विजय प्राप्त किया है, उसकी विजय घटना से प्रभावित होकर, उसकी विजय घटना से प्रभावित होकर उन्होंने क्या लिखा? मथुरा विजय। किसमें अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया। मथुरा विजय एकदम आंख से भी याद कीजिए, दिमाग से भी याद कीजिए, और आप सुनिए, बोल कर भी याद कीजिए, सुनकर भी याद कीजिए। कहां से निकलेगा? सब कुछ से पैक हो जाएगा अंदर। आइए ध्यान दीजिए आप, एकदम नजर एकदम यहां बोर्ड पर बनाकर रखनी, आंख से भी, दिमाग से भी, कान से भी, बोलने से भी, सब सारी है ना अंग तंत्रों का प्रयोग कर लेना है। आइए बाबू मुझे बताइएगा अच्युत राय का समय क्या? 16वीं सदी। देखिए देखने से भी बाबू याद रहता है। आपको एग्जाम में जानते हैं, जैसे आपको बोले अच्युत राय हुआ ना, बोले सर लिखे थे बोर्ड पर, पहले है ना लिखे थे वो गंगा देवी वाला, लिखे थे कंपन राय वाला, नीचे सर बोर्ड पर लिखे थे ना ये अच्युत राय वाला, मतलब कि 14वीं शताब्दी ऊपर वाला ही होगा, नीचे वाला ही 16वीं शताब्दी। ये चीज ये होता है, आप अगर भूलिएगा, ये आंख से जो याद किए हैं ये आपको है ना याद करा देगा। बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए बोलते हैं सारे अंग तंत्रों का प्रयोग कर ले। बात समझ में आ रहा है ना? आइए तो एकदम बोर्ड पर से बाबू नजर नहीं हटाना है। अच्युत राय का समय क्या? अच्युत राय का समय, उसकी पत्नी कौन? अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा। अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा। अच्छा उन्होंने क्या लिखा था? वरदांबिका परिणय। अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा ने क्या लिखा था? वरदांबिका परिणय। वरदांबिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना किया था। आए पिना। अब बोले सर इसके लिए कोई ट्रिक बता दीजिए। सुनिए, देखिए जिसको वर मिलेगा वो तिलमिला उठेगा, है ना? जिसको वर मिलेगा वो तिलमिला उठेगा, और उसके पति तो खुश होंगे ही होंगे। आए पिना, तो याद रखिएगा उससे, है ना? उसके पति को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब जिसकी पत्नी को वैसा वर मिल जाए, समझ में रहे ना, कोई भी वरदान मिल जाए तो उसके पति को अच्छा लगेगा ही लगेगा। इससे आप याद रखियो, है ना? वर किसको मिला था? तिरुमलांबा। इससे याद रखिएगा, है ना?
जिसको वर्ड मिलेगा तिलमिला उठेंगे वो, समझ में रहे। तो तिरुमलांबा से याद रखियो, वरदाम्बिका पढ़ी ने नामक चंपू काव्य की रचना किया था। हाँ पिना, उसके पति को अच्छा लगेगा तो तिल मिलाएगा। अच्छा लग रहा है भाई सब किसको? अच्युत राय को। तो ये कौन है? अच्युत राय उसके पति हो गए, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत? अब आगे सुनिएगा। और आपको पता है संस्कृत साहित्य में बाबू सबसे बड़ा बड़ा वर्ड इसी वरदाम्बिका परिणय में ही देखने को मिलता है। तो दीर्घतम पद का प्रयोग किस रचना में किया गया है? वरदाम्बिका परिणय। एग्जाम में बाबू कई बार आया है, कई बार पूछा है एग्जामिनर ने। आगे वरदाम्बिका परिणय में ही आपको पता है संस्कृत गद्य की ऐसी छटा और पद विन्यास का सुंदर प्रयोग किया गया कि मत पूछिए साहब। आइए इधर ध्यान दीजिए। अच्छा, पंडिता क्षमाराव किस काल की? आधुनिक काल की। पहले विजंका किस काल की? कितवीं शताब्दी? 8वीं शताब्दी। विजंका का समय 8वीं शताब्दी। उसके बाद बाबू आप लोग पढ़े हैं ये पहला कंपन राय। कंपन राय का समय 14वीं शताब्दी। कंपन राय का 14वीं शताब्दी। उसके बाद आपने पढ़ा है अच्युत राय। अच्युत राय का समय, अगर आपसे तिरुमलांबा का समय पूछे तो इसका भी कौन होगा? 16वीं शताब्दी। बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? और उसके बाद आपका पंडिता क्षमाराव की बात किया जाए, कई बार पूछा गया किस काल की थी? आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल की थी कौन? पंडिता क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव ने एक रचना लिखी अपने पिताजी के ऊपर, उसका नाम बताइए। शंकर चरितम। शंकर चरितम। पंडिता क्षमाराव के पिताजी का नाम बताइए। पंडित शंकर पांडु रंग। पंडित शंकर पांडु रंग। पंडित शंकर पांडु रंग। एग्जाम में कभी कभी करते क्या, पंडित गायब कर देते, शंकर पांडु रंग केवल कर देते। समझ में आ रहा है ना? कोई नहीं, सबने में साहब अपन को टिक कर निकल जाना है, अपन को आंसर से मतलब है। समझ में आ रहा है ना? तो पंडिता क्षमाराव के पिताजी का नाम पंडित शंकर पांडु रंग। उन्होंने अपने पिताजी का पर लिखा था शंकर का चरित्र, शंकर चरितम। कोई दिक्कत? शंकर चरितम किसकी रचना है? पंडिता क्षमाराव की। अच्छा मुझे बताइएगा, पंडिता क्षमाराव ने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर लिखी थी रचना कौन कौन? सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विरचित परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति। हाँ पिना, एक बार और बोलिए। सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, नेक्स्ट कथा मुक्तावली, विरचित परिषद यात्रा, नेक्स्ट ग्राम ज्योति। आगे वर्तमान काल की कुछ कवित्री का नाम बताइएगा। आप बताइए। पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। याद हुआ? एक बार और। पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। अब एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। रब करे इसको। सर भूख प्यास सब मिट जाता है। कॉपी सब बंद करें, कॉपी बंद कर जवाब देना है। शांत हो जाए सब। फिर चलिए बाबू रेडी हो जाइए। आप कॉपी बंद, बुक बंद, सब कुछ बंद। आपके गुरुजी भी नहीं देख रहे, आप लोगों को भी नहीं देखना है। कोई दिक्कत? देखिए अगर कॉपी बंद की है, शांत रहिएगा। देखिए कॉपी बंद कर दिमाग पर जोर दीजिएगा, अच्छे से याद होगा। बस ज्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट में सब पूरा रिकॉल करा देंगे हम। मुझे बताइएगा ये समाज रूपी गाड़ी किनसे चलती है? स्त्री और पुरुष से। और जितना बताएंगे सब प्रीवियस ईयर में आ चुका है। मुझे बताइएगा संस्कृत साहित्य लेखिका जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो उसमें किसके बारे में जिक्र है? प्रसिद्ध लेखिकाओं के बारे में जिक्र है। हाँ पिना, जो संस्कृत साहित्य के समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दी है। हाँ पिना। अच्छा, संस्कृत साहित्य की समृद्धि में, विकास में जितना पुरुषों का योगदान है उतना ही क्या महिलाओं का भी, स्त्रियों का भी योगदान है ना। अगर स्त्री और पुरुष के योगदान की अगर बात किया जाए तो न्यूना अधिक योगदान देखने को मिलता है, किसी का अधिक किसी का कम। बात समझ में आ रहा है?
न्यूना अधिक योगदान देखने को मिलता है। अब आगे मुझे बताइएगा कि स्टार्टिंग में आपको यह भी चीजें बताया था इनमें कि वैदिक युग से ही देखा जाता है, वैदिक युग से ही स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है संस्कृत साहित्य के विकास में। उन वैदिक युग में जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का जिक्र है? 24 कितने? 24। अथर्ववेद में कितने? 5। पांचों का नाम एक सुर में सब बोलेंगे, एक सुर में। पहला बोलिए यमी, दूसरा अपाला, तीसरा उर्वशी, तीसरा इंद्राणी, उसके बाद वागाम्बिनी, फिर से यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्बिनी। याद हुआ ना? अब आगे सुनिएगा आप, मुझे बताइएगा लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी ऋषि कवित्रियों का जिक्र है? कितने? 40। ये 40 में 40 ऋषिकाओं को मिलाकर उसके पद कितने देखने को मिलते हैं? 150। 150 बोले तो 150। इस 40 कवित्रियों में प्रथम कल्प बोले तो प्रथम स्थान पर किसको रखा गया? विजयंका को। किसको? विजयंका को। विजयंका जो है वो किस रंग की है? श्यामा वर्ण की। किस वर्ण की? श्यामा वर्ण। इसको जगाइए, सोइए मत, जगिए, है ना। सुनिए, विजयंका का समय क्या? 8वीं शताब्दी। विजयंका का समय 8वीं शताब्दी। अच्छा, विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? दांडी उसके बारे में जानता ही नहीं था, उन्होंने क्या बोल दिया? सर्व शुक्ला सरस्वती है विजयंका। विजयंका श्वेत रंग की है, लेकिन विजयंका एक्चुअली वो श्वेत रंग की नहीं, किस रंग की है? श्यामा रंग। कमल के समान किसे बताया गया है? विजयंका। अब मुझे बताइएगा, है ना, आपका जनक की सभा में जो विदुषी रहती थी उसका नाम बताइए। गार्गी। गार्गी। मुझे बताइए महाभारत में किसका जिक्र है? सुलभा का। किसका? सुलभा का। नेक्स्ट मुझे बताइएगा, विजयंका जो है चालुक्य वंश की, सुनिएगा, विजयंका जो है चालुक्य वंश का राजा था एक, चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की पत्नी थी विजय भट्टारिका। चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका। सब लोग क्या मानते हैं? चालुक्य वंश का जो राजा है चंद्रादित्य, चंद्रादित्य की जो पत्नी है विजय भट्टारिका। सब लोग इसी को क्या मानते हैं? विजयंका, है ना। यानी कि अभी तक, है ना, अभी तक किसी को यह पता नहीं है रियल में कि विजयंका थी कौन, है ना। इतनी प्रसिद्ध लेखिका थी विजयंका, थी कौन? क्योंकि 40 में से उस समय आप लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम स्थान पर उसको रखते हो। नेक्स्ट मुझे बताइएगा, आप लोग मुझे बताइएगा कि मैत्रेयी जो था, मैत्रेयी के पति का नाम क्या था? याज्ञवल्क्य। यज्ञ, सुनिए, यज्ञ किस लिए किया जाता है? मित्रता स्थापित करने के लिए। इससे याद रखियो, है ना। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन? मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी है। इस बात का जिक्र कहां देखने को मिलता है? एक उपनिषद है, उसका नाम बताएं। बृहदारण्य उपनिषद में। बृहदारण्य उपनिषद में, बृहदारण्य उपनिषद में इस बात का जिक्र मिलता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? मैत्रेयी। बात समझ में आ रही है ना? और आगे सुनिए आप, मुझे बताइएगा, कोई कॉपी नहीं देख रहे ना? एकदम नहीं देखनी है बाबू। मुझे बताइएगा अच्युत राय का समय क्या है? 14वीं शताब्दी। आपको पता है कि जो विजयनगर के सम्राट जो है, विजयनगर के राजा जो थे, संस्कृत साहित्य के संरक्षण में बहुत तगड़ा योगदान दिए। उसी विजयनगर सम्राट से ही आते हैं कौन? आपका चालुक्य, सॉरी, विजयनगर सम्राट से ही आपका आते हैं कौन? अच्युत राय। हाँ पिना, अच्युत राय, कंपन राय, सब उसी सम्राट से आते हैं। मुझे बताइएगा कि अगर कंपन राय की अगर बात, पहले कंपन राय की बात कर लेते हैं। कंपन राय की अगर बात किया जाए तो कंपन राय का समय क्या है? 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी। कंपन राय कंपन करती है गंगा, तो कंपन राय की पत्नी कौन? गंगा देवी। गंगा भाई साहब मधुर होती है, हाँ पे ना। तो गंगा देवी ने कौन सी रचना लिखी है? मधुरा विजयम। उसके पति ने
उसके पति ने जो मधुर तरीके से विजय प्राप्त किया, उस विजय घटना से प्रभावित होकर उन्होंने क्या लिखा था? मधुरा विजय। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे मुझे बताइएगा, कंपन राय का समय 14वीं शताब्दी। नेक्स्ट आगे मुझे बताइएगा, उसके बाद आप अच्युत राय के बारे में पढ़े थे, है ना? मुझे बताइए अच्युत राय का समय क्या? 16वीं शताब्दी। 200 वर्ष और जोड़ देंगे, 16वीं शताब्दी। मुझे बताइएगा कि जो अच्युत राय जो थे, है ना, अच्युत राय आपको पता है ना, उसकी जो पत्नी है उसका नाम बता दीजिए। तिरुमलांबा। क्या नाम है? तिरुमलांबा। क्या है? तिरुमलांबा। अब तिरुमलांबा कब तिलमिलाने लगी? जब उसको वरदान मिल गया। वरदान से क्या बोला हूं याद रखने? वरदांबिका परिणय। तो तिरुमलांबा ने कौन सी रचना लिखा था? वरदांबिका परिणय। कौन सा? वरदांबिका परिणय। वरदांबिका परिणय नामक क्या था? चंपू काव्य था, जिसकी रचना किसने किया था? तिरुमलांबा ने किया था। हाँ पिना, मुझे बताइएगा संस्कृत का सबसे दीर्घतम पद कहां देखने को मिलता है? वरदांबिका परिणय में। उसमें उन्होंने गद्य की ऐसी छटा, है ना, असमस्त पद का उपयोग किया था कि मत पूछिए। अच्छा, अलंकारों का सबसे सुंदर प्रयोग किसमें किया गया था? मधुरा विजय में, जो किसकी रचना थी? गंगा देवी की। बात समझ में आ रही है सबको? नेक्स्ट मुझे बताइएगा, अब मुझे बताइए जो पंडिता क्षमाराव जो थी वो किस काल की थी? आधुनिक काल की। किस काल की? आधुनिक काल की। मुझे बताइएगा उन्होंने एक रचना लिखी थी, उसका नाम बताइए। शंकर चरितम। अपने पिताजी से प्रभावित होकर शंकर चरितम। उसके पिताजी का नाम क्या था? पंडित शंकर पांडुरंग। पंडित शंकर पांडुरंग। पंडित शंकर पांडुरंग। याद नहीं है? बोलिए रिदम में, एकदम याद हो जाएगा तुरंत। पंडित शंकर पांडुरंग, ठीक है? उनसे प्रभावित होकर लिखा था शंकर चरितम। नेक्स्ट आगे मुझे बताइएगा, पंडिता क्षमाराव गांधी जी से प्रभावित हुई थी, गांधी दर्शन से प्रभावित हुई थी। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी थी? सत्याग्रह गीता। देखिए 5 लिखी थी। पांडव कितने? 5। आपके सिलेबस में भी है 5, इत्यादि दिया गया है लेकिन 5 है। पांचों याद कर लेंगे हम लोग। पहला कौन? सत्याग्रह गीता। सत्याग्रह गीता। मीरा लहरी। मीरा लहरी। कथा मुक्तावली। कथा मुक्तावली। नेक्स्ट उसका विचित्र परिषद यात्रा। विचित्र परिषद यात्रा। ग्राम ज्योति। ग्राम ज्योति। एक बार और बोलिए तो। बस 2 मिनट दीजिए ना सर। सुनिए ध्यान से। पहला आप क्या बोलिएगा? सत्याग्रह गीता। फिर क्या? मीरा लहरी। फिर कौन? कथा मुक्तावली। फिर कौन? विचित्र परिषद यात्रा। फिर कौन? ग्राम ज्योति। याद है ना? ये किससे प्रभावित होकर लिखी थी? गांधी जी से प्रभावित होकर। कितने? 5। सब याद है ना? एक भी बोला था ना, सबके सब दिमाग में फिट कर देंगे, एक भी दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। पंडिता क्षमाराव किस काल की थी? आधुनिक काल की। बाबू अब आगे वर्तमान काल, लास्ट वर्तमान काल की कुछ ऋषिका रही है, उसका नाम बताइए। पुष्पा दीक्षित, वनमाला भमालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। फिर से पुष्पा दीक्षित, वनमाला भमालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। और चीज छूटा हुआ है। दक्षिण भारत की तो आप तो बोले ही नहीं साहब। दक्षिण भारत की कितनी? 3। तीनों का नाम बताइए। शीला भट्टारिका। एक सुर में बोलिए ना। शीला भट्टारिका, राम भद्रांबा और कौन? देव कुमारी का। बोलिए, सब याद हुआ क्या? पूरा का पूरा चैप्टर आपके दिमाग में है? हाँ, ये पिना एक भी प्रश्न छूटेगा? पॉसिबल है? हमारी क्लास की यही खास बातें है, समझ में आ रहा ना? और एक बात और सुनिए। देखिए, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं आ रहा है। वीडियो बनाना बंद कर देंगे, हम बता दे रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ना, जो देख रहे हैं ऑनलाइन उससे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करे और है ना शेयर जितनी भी हो सके शेयर किया करे। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है।